Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. आज हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन प्लान की और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता होगी, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे G20 जो कि फोकस करने वाला है एग्रीकल्चर को किस तरीके से लेस डैमेजिंग बनाया जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक इंटरकनेक्शन रिलेशन जेंडर एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज में किस तरीके से आपको देखने मिलता है। साथ ही हम बात करेंगे आदित्य L1 के मिशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे IAF वेस्टर्न एयर कमांड, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज त्रिशूल के लेकर। एंड लास्टली हम डिस्कस करेंगे CBDC के क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एफिशिएंसी को लेकर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट इज इन द न्यूज़। पहला आर्टिकल जो आपके सामने है ये हमने इंडियन एक्सप्रेस से यहाँ पर लिया हुआ है। बात की जा रही है लॉ मिनिस्ट्री, जिन्होंने अभी रिसेंटली एक 8 मेंबर का एक पैनल यहाँ पर बनाया था, जिसे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद इसको हेड कर रहे थे, जिसमें आपको यूनियन होम मिनिस्टर भी इसका पार्ट देखने के लिए मिले थे। पैनल बनाया क्यों गया था? इनका मुख्य काम था ये इन्वेस्टिगेट करना, ये देखना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की क्या ज़रूरत हो सकती है जब आप इंडिया में एक समय पर सारे स्थानों पर एक ही साथ इलेक्शन कराएं। जैसा आप सभी को पता है, इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं राज्यों में, कि कोई इलेक्शन कभी होता है, कोई इलेक्शन कभी होता है। रिजल्टेड इनटू कई बार ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पर लग जाते हैं, बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है। इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वन स्टेट वन नेशन वन इलेक्शन की बात यहाँ पर की जाए। अब देखिए, जो पैनल है इनका काम है कि ये असिस्ट करना कि क्या रेक्टिफिकेशन किए जा सकते हैं। जब हम इन सारी चीज़ों की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाना अपने आप में कॉम्प्लेक्सिटी है। कुछ अमेंडमेंट यहाँ पर रेगुलर लेजिस्लेशन से पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ के लिए बहुत ज़्यादा रिगरस मेथड भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। रिगरस मेथड कैसी? जिसमें आपको यूजुअली स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट में आवश्यकता होती है, जो कि एक रेक्टिफिकेशन के लिए मेजॉरिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो हैं उनके द्वारा ही आपको ये देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो आखिर होगा क्या? देखिए, ड्यूरिंग दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट देयर was extensive discussion about whether the constitution should be flexible, जैसा ब्रिटिश का आपको देखने मिलेगा, और else rigid like the यूनाइटेड स्टेट्स। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो देखिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, इसको अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के थ्रू, एक लॉ पास कर कर, ठीक है, एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के द्वारा। लेकिन यूएसए को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी चीज़ को अमेंड करना इतना आसान नहीं है। बिना 3/4 ऑफ इंडिविजुअल स्टेट के रेक्टिफिकेशन के किसी भी चीज़ को अमेंड नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इसी तरीके की घटना आपको आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने के लिए मिलेगा। 368 जो कि डील करता है विद द पावर एंड प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। जो इंटरप्रिटेशन है आर्टिकल 368 का, इसने एक टेंशन क्रिएट कर दी है बिटवीन पार्लियामेंट और जुडिशरी 1951 से लेके। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स एज वेल एज एक नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगी। 3 स्टैंडर्ड हैं हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, जिसमें आपको सबसे पहले एक सिंपल मेजॉरिटी देखने के लिए मिल जाती है। सिंपल मेजॉरिटी दैट मीन्स कुछ प्रोविजंस है जिनको अमेंड किया जा सकता है सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू द पार्लियामेंट। यहाँ पर होता क्या है, डिबेट होगी, मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग्स होगी, और जो भी यहाँ पर वोटिंग में प्रेजेंट होगा उसके हिसाब से यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा। हालांकि इसमें कोरम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दूसरी जगह पर हमारे पास आ जाता है स्पेशल मेजॉरिटी। हम बात कर रहे हैं जो भी ऐसे प्रोविजंस हैं जो फॉल नहीं करते हैं फर्स्ट कैटेगरी में, वहीं आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट कि यहाँ पर बिल को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन आवश्यक है कि उसे दोनों सदनों में पार्लियामेंट के मेजॉरिटी से पास होना होगा, और ये जो मेजॉरिटी होगी ये 2/3 से कम नहीं होगी विद द प्रेजेंट मेंबर इन द पार्लियामेंट। तीसरा एक और प्रकार आपको देखने मिलेगा विच इज़ द रेक्टिफिकेशन बाय स्टेट। अब ये कैटेगरी बात कर रही है कि इसको
ना केवल स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए बट रेक्टिफिकेशन चाहिए बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट। और इसी तरीके की रेक्टिफिकेशन के बाद आप देखेंगे यहाँ पर अमेंडमेंट किए जा सकते हैं इन दी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, जिस पर बाद में आपको प्रेसिडेंट के असेंट की आवश्यकता होगी। ओके जब हम पहले दो की बात करते हैं दैट मीन्स हम सिंपल और स्पेशल मेजॉरिटी की बात करते हैं, तो इनको एक्सप्लिसिटली कहीं पर भी आर्टिकल 368 में मेंशन नहीं किया गया है। ओके but they require ratification or explicitly outlined, but these provision usually pertains to the federal character of constitution और इन्हीं को आप entrenched provisions भी बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं हम 99th अमेंडमेंट एक्ट जिसे 2014 में लेकर आया गया था। ओके here you can see this, let me highlight it for you। इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजीएसी के द्वारा। ठीक है, एनजीएसी को सॉरी के द्वारा नहीं, इसमें इस्टेब्लिश किया गया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसको पास कर दिया गया बाय द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और रेटिफाइड कर दिया गया था। इसे 16 स्टेट लेजिस्लेचर ने इसको यहाँ पर पास कर दिया था जब इस पर प्रेसिडेंट का असेंट मिला 31 दिसंबर 2014। हालांकि अब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, सब कुछ हुआ ठीक है, आप देख रहे हैं एक रेक्टिफिकेशन हो गया स्टेट के द्वारा, स्पेशल मेजॉरिटी मिल गई, सब हो गया, लेकिन एनजीएसी को यहाँ पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। इसी के अलावा आप देखेंगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे आप 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 बोलते हैं, जिसके अंतर्गत हम जीएसटी को लेकर आए थे, ठीक है, इसको भी रेटिफाइड किया गया था बहुत सारे स्टेट्स के द्वारा, यूटीज के द्वारा प्रेसिडेंट की असेंट मिलने के पहले, जो कि मिली थी दिसंबर 8, 2014 को। इम्पॉर्टेंट क्यों है रेक्टिफिकेशन? देखिए रेक्टिफिकेशन का इम्पॉर्टेंस अगर हमें समझना है तो हमें किहोतो होला वर्सेस जाचुली 1992 का एक केस यहाँ पर देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द 10th शेड्यूल, जो कि डील करती है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टेड प्रेसिडेंसीज, यहाँ पर चैलेंज किया गया दैट इंक्लूडिंग द आर्ग्यूमेंट दैट द अमेंडमेंट वाज नॉट रेटिफाइड बाय द स्टेट्स। So this amendment sought to bar the jurisdiction of the court in matter related to the disqualification, which is affecting one of the 6 aspects of the required ratification by half of the state, which is jurisdiction of Supreme Court and the High Court. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्टक डाउन कर दिया इस पार्ट को अमेंडमेंट के, लेकिन जो वैलिडिटी है 10th शेड्यूल की उसको यहाँ पर इन्होंने अपहोल्ड करके रखा है। इन्होंने बोला ठीक है, हम यहाँ पर जो पार्ट है अमेंडमेंट का उसको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस तरीके का एक डिसीजन ले रहे हैं। नाउ द क्वेश्चंस कम कि एनट्रेंच्ड प्रोविजन क्या है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये पूरे के पूरे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम बात कर रहे हैं एनट्रेंच्ड मीनिंग दे हैव एडिशनल सेफगार्ड फॉर अमेंडिंग दैम। ठीक है, ये प्रोविजन इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि कोर प्रिंसिपल जो है या जो आपका बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर खामी नहीं पहुंचे। और सबसे पहले हमें बात करनी है आर्टिकल 368 के बारे में। आर्टिकल 368 लिस्ट करता है 6 पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैव एडिशनल सेफगार्ड। ये कौन कौन से हैं? देखिए आर्टिकल 54 एंड 55, ये आर्टिकल पर्टेन करते हैं ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सेफगार्ड करते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जो इंटेग्रिटी है वो मेंटेन रहे। वहीं आप बात करेंगे आर्टिकल 73 एंड 162, ये डील करते हैं विद एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन अंडर आर्टिकल 73 एंड स्टेट, 73 फॉर यूनियन एंड 162 फॉर स्टेट। ये सेफगार्ड कर रहे हैं इस प्रोविजन को कि एक बैलेंस ऑफ पावर बना रहे बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। वही हम बात करें आर्टिकल 124, 147 एंड 214, 231, ये आर्टिकल रिलेट कर रहे हैं टू द पावर, जुरिस्डिक्शन एंड द फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जो कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट और 214 से 231 हाई कोर्ट। ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंस अथॉरिटी जो जुडिशरी की है वो मेंटेन रहे। वहीं आर्टिकल
245 से 255 की हम बात करें तो ये आउटलाइन करते हैं ऐसी स्कीम को जो डिस्ट्रीब्यूट करती है लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को यूनियन और स्टेट के बीच में। दैट मीन्स ये सेफ गार्ड कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। वहीं आर्टिकल 81 और 82 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक ऐसे प्रोविजन को जो इम्पॉर्टेंट है बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बिटवीन स्टेट एंड लेजिस्लेचर, साथ ही स्टेट लेजिस्लेचर और उनका एक इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर बात करता है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो इस आर्टिकल में संबंधित है। ये छोटा सा आर्टिकल आपके एग्जामिनेशन के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन सही करवाएगा, राइट। चलिए मूव करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। हम बात करने वाले हैं G20। एक क्लाइमेट क्वेश्चन हमें देखने मिलेगा G20 के ऊपर। अगेन आर्टिकल लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस से। महत्वपूर्ण आर्टिकल है, चलिए समझ लेते हैं आखिर है क्या आर्टिकल में। देखिए G20 का इस बार का जो फोकस है ये बात कर रहा है एग्रीकल्चर को लेस डैमेजिंग बनाने का। इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी लेकर चल रहा है और ऐसे में इंडिया जो कि खुद ही एक कृषि प्रधान देश है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि कृषि के लिए भी कोई बात की जाए। यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का इन दी ग्लोबल साउथ, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। अब देखिए यहाँ पर आउटलाइन किया गया है एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप, जो आपको पता है अलग अलग ग्रुप्स होते हैं G20 के, तो हम बात करने वाले हैं AWG ग्रुप को लेकर। देखिए जो प्रिंसिपल यहाँ पर बात करें कि एम कर रहे हैं कि हमें फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को लेकर ग्लोबल साउथ में बहुत महत्वपूर्ण काम करने की आवश्यकता है। क्यों? देखिए सबसे पहले बात की जा रही है कि एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमें देने की ज़रूरत है। ऐसी कंट्रीज़ को, पॉपुलेशन को जो वल्नरेबल सिचुएशन में है, आप उनको क्या दीजिए, एक ह्यूमैनिटेरियन एड दीजिए। साथ ही बात की जा रही है एनहेंसिंग अवेलेबिलिटी एंड द एक्सेस टू द न्यूट्रिशन फूड। इम्प्रूव करना है हमें न्यूट्रिशन फूड को जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है। साथ ही हमें ऐसी पॉलिसीज़ और एक्शन को डेवलप करने की आवश्यकता है जो एग्रीकल्चर को, फूड सिक्योरिटी को और एक फूड सिस्टम को क्लाइमेट चेंज को देखते हुए यहाँ पर काम करें। अलॉन्ग विद दैट हमें जो फूड चेन है उसको इंक्लूसिव करना होगा, स्ट्रेंथनिंग करना होगा। दैट मीन्स हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि किस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज है, ह्यूमन हेल्थ है, एनिमल हेल्थ है, एनवायरनमेंट है, ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दे आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अलॉन्ग विद दैट हमें प्रोडक्टिविटी की बात करनी होगी, एग्रीकल्चर में इनोवेशन लाने होंगे, टेक्नोलॉजी लानी होगी। नॉट अलोन दैट, देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्रिएट करना होगा, इन्वेस्टमेंट लाना होगा। लोगों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको क्या करना होगा, तैयार करना होगा टू फाइट विद दिस काइंड ऑफ चैलेंज। अगर हम एक तरीके के चैलेंज की बात करें तो इट डिस्कस इन द नेक्स्ट टेक्स्ट दैट फंडिंग रिक्वायर्स टू इम्प्लीमेंट दीज प्रिंसिपल इफेक्टिव। अब इम्पॉर्टेंस क्यों हो जाता है? देखिए एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्रिएट करना ज़रूरी है, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि जो पूरी की पूरी लिंकेजेस है, अगर आप इसको इस तरीके से समझेंगे। देखिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन, चलिए हम एक एक करके इस पूरे लिंक को समझते हैं कि आखिर है क्या। सबसे पहले अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन की बात करें और उसमें भी चलिए मीथेन की बात कर लेते हैं विच इज़ CH4। देखिए अगर आप देखेंगे तो जो रूमिनेंट लाइफ स्टॉक है, ठीक है, जैसे काउस, राइस कल्टीवेशन इन फ्लडेड फील्ड, दे आर सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन। मीथेन एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है जो कि डायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग को कम्पीट कर रही है। दूसरा हम बात कर लेते हैं N2O के बारे में विच इज़ द नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ स्पेशली ऐसी जगह जहाँ पर सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा रहा है, मैन्यूर एप्लीकेशंस किए जा रहे हैं, इससे नाइट्रस ऑक्साइड आपको देखने के लिए मिलेगा। अगेन एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस हो जाती है जो कि क्लाइमेट और ओजोन डिप्लीशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की, तो एग्रीकल्चर का एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा एनवायरनमेंट में। कारण क्यों?
कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, भाई जितना फॉरेस्ट कवर आपके पास होगा, जितनी अच्छी सॉइल आपके पास होगी, उतना ही ज़्यादा कार्बन सिंक होगा। दैट मीन्स जो क्लाइमेट चेंज से लेकर इफेक्ट हो रहे हैं उनको मिटिगेट किया जा सकता है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा और उसको फ्रेश करके यहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, वो हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहीं पर आपको एक लैंड यूज चेंज देखने मिलेगा। लाइक कन्वर्जन है जो नेचुरल इकोसिस्टम का, जैसे फॉरेस्ट, वेटलैंड, उनको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करना हमारे लिए दो तरह से नुकसानदायक है। एक तो हम हैबिटेट लॉस कर रहे हैं, हम बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर रहे हैं, साथ ही हम पूरा का पूरा जो नेचुरल और इकोसिस्टम बैलेंस है उसको गड़बड़ कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर हम वाटर यूजेज और पॉल्यूशन की बात करें तो आप देखिए आर्टिकल आपको बहुत क्लियरली स्टेट कर रहा है कि जब आप वाटर यूजेजेस की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पूरी तरीके से अकाउंट कर रही है एक ग्लोबल फ्रेश वाटर यूज़ के ऊपर। जब हम पानी का यहाँ पर दोहन करने लगेंगे, एक्सेसिव यूज़ करने लगेंगे इरिगेशन या दूसरी चीज़ों के लिए, तो हम एक्वाटिक इकोसिस्टम को ख़राब कर रहे हैं। हम एग्रीकल्चर रन ऑफ जैसी चीज़ें कर रहे हैं, हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र लगा रहे हैं जिसकी वजह से पानी लगातार पॉल्यूशन हो रहा है। वहीं अनसस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो हैं, जिसमें आप टिलेज का यूज़ कर रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, ये भी लगातार आपकी सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड करता जा रहा है। रिजल्ट सॉइल इरोजन होगा, फर्टिलिटी कम होगी और सीक्वेस्टर कार्बन कम होता जाएगा। अलॉन्ग विद दैट जो मोनोकल्चर फार्मिंग प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, जहाँ पर सिंगल क्रॉप को ही एक लार्ज एरिया में लगातार लगाया जाता है, आप देख लीजिए गन्ने के साथ ऐसा ही किया जाता है। रिजल्ट क्या? बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना। प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ जो कि एग्रीकल्चर लैंडस्केप के ऊपर डिपेंड करती है उसका कम होते जाना। पेस्टिसाइड्स के यूज़ होने की वजह से आपको एक जो पॉलिनेटर्स हैं जैसे बीज, इनकी संख्या में कमी होती जाना, जो कि इकोसिस्टम को पूरे तरीके से खराब कर रही है। अलॉन्ग विद दैट आर्टिकल में एक बहुत अच्छी चीज़ की बात की जा रही है विच इज़ द फूड वेस्ट। आज की डेट में हम नॉर्मल से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ फूड जितनी हमें आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट इनटू फूड बेस्ड हो रहा है, एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हम उससे ज़्यादा खरीदते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। दैट मीन्स हम अपने एनवायरनमेंट पर एक बर्डन क्रिएट कर रहे हैं। हमें रादर हमारा फोकस होना चाहिए सॉइल को कंजर्व करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, साथ ही जो क्लाइमेट है उसको यहाँ पर क्लाइमेट चेंजेस को कम करना। अब ये कम कैसे करेंगे? जब हम फूड सिक्योरिटी को एक तरफ बढ़ाएंगे। अगर देखिए आप फूड सिक्योरिटी पे केवल काम करेंगे और आप सोचेंगे कि नहीं नहीं हम तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और एक्सटेंसिवली क्रॉप्स ग्रो करेंगे, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको हैम्पर कर देंगे? क्लाइमेट को। और एक बार क्लाइमेट हैम्पर हुआ दैट मीन्स आप देखेंगे ड्रॉट की सिचुएशन या फ्लड की सिचुएशन देखने मिल जाएगी, और जो नेचुरल क्रॉप्स है वो आपको नहीं देखने मिलेंगी। एक्वाटिक लाइफ भी इससे डिस्टर्ब हो जाएगी। आई होप आर्टिकल आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करने वाले हैं इमर्जिंग कंट्रीज नीड वुमेन लीड क्लाइमेट एक्शन। बहुत अच्छा आर्टिकल है, हम बात करेंगे इसको डिटेल में। देखिए एक इंटर रिलेशन है जेंडर, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज का। ये जो फैक्टर हैं ये म्यूचुअली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ऐसी बात की जा रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। देखिए वुमेन्स जो कि आज की डेट में लो इनकम और डेवलपिंग कंट्रीज़ लो इनकम ग्रुप का पार्ट हो जाती हैं। अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो दे आर मोर वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी है नेचुरल सोर्सेज के ऊपर। लेबर इंटेंसिव वर्क ऐसे में आवश्यक हो जाती हैं उनकी लाइवलीहुड के लिए। ऐसे में जो वुमेन्स होती हैं ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं अनपेड डोमेस्टिक वर्क के लिए, जैसे फूड, वाटर प्रोविज़न, या आपको एक प्रपोर्शनेट अफेक्ट देखने मिलेगा बाय द टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सच बेसिक नेसेसिटीज़। क्लाइमेट चेंज और रूरल वुमेन्स की अगर हम बात करें तो देखिए जो रूरल वुमेन हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होती हैं क्लाइमेट चेंज कंडीशन से कंपैरेटिव टू द अर्बन एरियाज़। कारण क्यों? क्योंकि देखिए इनको क्लीन वाटर भी चाहिए, कुकिंग फ्यूल भी चाहिए, न्यूट्रिशन फूड भी चाहिए, और सारी चीज़ें अवेलेबल हो पाना पॉसिबल नहीं होता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक चैलेंज है वो बढ़ गया।
अब इनका जो ट्रैवल डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, रिसोर्सेज को कलेक्ट करना वो बढ़ जाएगा। रिजल्ट्स इनटू, भाई ऐसा करने की वजह से ये हेल्थ और सेफ्टी रिस्क से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको सफ़र करती हुई नज़र आएंगी। इम्पैक्ट की अगर हम चर्चा करें कि क्या ऐसा इम्पैक्ट है जो आपको वुमेन्स के ऊपर देखने मिलेगा, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि अपने आप में सिग्निफिकेंट है, प्रपोर्शन क्रिएट कर रहा है वुमेन्स लो इनकम कंट्रीज़ का, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट फेस कर रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जहाँ पर प्रोडक्टिविटी इनकी कम होती जा रही है, लेकिन जो स्ट्रेस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वुमेन्स की बात करें अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ये देखिए क्वालिटी इनपुट्स यहाँ पर आपको लैक होते हुए नज़र आ जाएंगे। एजुकेशन कम है, टेक्नोलॉजी कम है, जिसकी वजह से ये क्लाइमेट इंड्यूस चैलेंज से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती हैं। अगर हम ILO की, विच इज़ द इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी एक रिपोर्ट के बारे में बात करें तो 60% वर्किंग वूमेन साउथ एशिया और सब सहारन अफ्रीका में अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, जहाँ पर दे आर ऑफन अंडरपेड या फिर इनके ऊपर काम बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखिए क्लाइमेट की वजह से डिज़ास्टर, फ्लडिंग जैसी सिचुएशन हो जाती है, जिसकी वजह से इसी रिपोर्ट के आधार पर लगभग 80% वुमेन्स को, महिलाओं को, गर्ल्स को यहाँ पर डिस्प्लेस होना पड़ा है। कारण नेचुरल डिज़ास्टर, ऐसी कैलेमिटी की वजह से उनके जो सोशल नेटवर्क हैं एक तो उससे दूर हो जाएंगी, दूसरा जेंडर बेस्ड जो वायलेंस है, जो रिस्क है वो बढ़ जाएंगे, जो एसेंशियल सर्विस थी वो अभी इन तक नहीं पहुँच पाएंगी। साथ ही वुमेन्स को डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये सारे चेंजेस या जो समस्याएं हैं उनको फेस करना पड़ेगा। देखिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने मिलेगा फ्रॉम दी सेवा। सेवा जो कि स्टैंड करता है सेल्फ एम्प्लॉयड, लेट मी राइट इट हेयर, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, जो कि यहाँ पर इंडिया में है, जो कि एक एग्जाम्पलरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करी है। ये एजुकेट करती है, ट्रेन करती है वुमेन फार्मर्स को कि वो किस तरीके से शिफ्टिंग क्लाइमेट पैटर्न पर रिस्पॉन्स करेंगे। ना केवल ये एफर्ट कर रहे हैं बट ये इनको एक रेजिलियंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ये अपनी एक फाइनेंशियल वेलबीइंग को क्रिएट कर सकें। इसीलिए जो पॉलिसीज़ हमारी जो क्लाइमेट को लेकर बन रही हैं वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होकर जेंडर इंक्लूसिव होना चाहिए। देखिए जब भी क्लाइमेट पॉलिसी बनाई जा रही है तो हमें ये देखना होगा कि वुमेन्स पार्टिसिपेशन क्या है, क्लाइमेट चेंज का वुमेन्स के ऊपर क्या रोल पड़ेगा, क्या मिटिगेशन या अडेप्टेशन किए जा सकते हैं, क्या इनिशिएटिव हमें लेने की ज़रूरत है। ऐसे में जो पॉलिसी होगी ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगी, क्योंकि वुमेन लेड क्लाइमेट एक्शंस आपको देखने के लिए मिल सकेंगे। एक जेंडर स्पेसिफिक जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट का, जो केवल एक ही ग्रुप के ऊपर पड़ रहा है, वो यहाँ पर कम होता हुआ हमें नज़र आएगा। चलिए बात कर लेते हैं सेवा के बारे में। इम्पॉर्टेंट हो जाता है MPPSC UPSC दोनों के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन एक प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्य काम महिलाओं की कंडीशन को इनफॉर्मल लेबर सेक्टर में इम्प्रूव करना है। इसको 1972 में इला भट्ट के द्वारा यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। इसकी शुरुआत गुजरात से आपको देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, एग्रीकल्चर लेबर और आर्टिशियंस को अपलिफ्ट करने के लिए काम किया जा रहा था। धीरे धीरे ये यहाँ पर इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस के क्षेत्र में, फाइनेंशियल इंक्लूजन और जेंडर इक्वालिटी के क्षेत्र में भी काम करने लगेंगे। आज की डेट में अगर हम सेवा की बात करें तो इनका कोर ऑब्जेक्टिव बन जाता है वर्किंग महिलाओं की कंडीशन को सुधारना, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, साथ ही इसके अलावा एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करना। वाइड रेंज ऑफ एरिया को लेकर ये काम करता है। महिलाओं को अनपेड लेबर्स की एडवोकेसी करता है, महिलाओं के हक के लिए काम करते हैं, उनको हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट जैसे बहुत सारे काम भी आज की डेट में आपको सेवा करता हुआ नज़र आएगा। ओके चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। हम बात करने वाले हैं आदित्य L1 के, जो कि फंक्शनिंग कर रहा है और अपने पर्पस को यहाँ पर फुलफिल करता हुआ भी हमें नज़र आएगा। आदित्य L1 इंडिया का मिशन है, इसरो का मिशन है, जो कि फाइनली मून की आउटर मोस्ट लेयर और सोलर कोरोना को यहाँ पर स्टडी करेगा। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स यहाँ पर पूरे के पूरे डेटा को ऑब्जर्व करेंगे और बात करेंगे सन के डिफरेंट डायनेमिक्स के बारे में, सोलर वेरिएबिलिटी के बारे में और अर्थ क्लाइमेट एंड स्पेस वेदर को लेकर।
इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो सन के जो डायनामिक्स हैं उसका इन्फ्लुएंस अर्थ के ऊपर कैसा पड़ेगा, ये सारे सिस्टम हमें यहाँ पर समझने होंगे। सिंस हम आदित्य L1 को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, सो हम इसको बहुत शॉर्ट में सिर्फ यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। जीपीएस सिस्टम के ऊपर, पावर ग्रिड सिस्टम के ऊपर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर क्या असर आपको देखने मिलेगा, सन का, सन फ्लेयर्स किस तरीके से अर्थ के क्लाइमेट को, मैग्नेटिज्म को इम्पैक्ट कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें L1 से हमें समझ में आएंगी। जब हम L1 पॉइंट की बात करते हैं, इट इज़ दी लैग्रेंज पॉइंट, जो कि सोलर ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 बिंदुओं में से है जिनको डिस्कवर किया गया था। भाई अगर हम इस L1 पॉइंट की बात करें तो मैथमेटिशियन जोसेफ लुइस लैग्रेंज ने इसको आइडेंटिफाई किया था, इसीलिए हम इन्हें एल दैट मीन्स लैग्रेंज बोल देते हैं। ये उन 5 पॉइंट में से एक है जो कि अर्थ के 1.5 किलोमीटर के एरिया में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन और अर्थ के बीच में, वो एक इक्विलिब्रियम क्रिएट कर देती है, मतलब एक समरूपता आपको देखने के लिए मिल जाती है। जिस भी स्पेसक्राफ्ट को L1 ऑर्बिट में यहाँ पर लगा जाएगा, वो सन at the same time rates at the earth offers an uninterrupted stable view। that means यहाँ पर eclipse आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, that means एक unhindrance ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिल जाएगी स्पेस की, सन की, जब यहाँ पर सोलर ऑब्जर्वेशन में दैट मीन्स एक कंटिन्यूस सन की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकता है बिना किसी इम्पैक्ट के। करंट सोलर ऑब्जर्वेटरी एट वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो लैग्रेंज पॉइंट करंटली होस्ट कर रहा है किसी और को नहीं बट ESA को, विच इज़ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और साथ ही आपको यहाँ पर नासा के सैटेलाइट्स, साथ ही आपको यहाँ पर शोहो विच इज़ द सोलर एंड हेलियोस्फोरिक ऑब्जर्वेटरी देखने के लिए मिल जाएगी। सोहो एक डेडिकेटेड ऑब्जर्वेशन और सन वेरिएंट फिनोमिना है, जो कि यहाँ पर नासा का मिशन है, जिसमें केवल और केवल यहाँ पर सन को ही मेजर किया जाता है। बात करें अगर हम आदित्य L1 मिशन की, तो इसको लॉन्च किया गया था September 2, जो कि एम कर रहा है स्टडी एंड मॉनिटरिंग ऑफ द सन बिहेवियर्स। यहाँ पर अगर हम बात करें, L1 बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया क्रिएट कर देता है जहाँ पर सन की स्टडी की जानी है। ये हैं आदित्य L1 के डिफरेंट पेलोड्स, जो आपको पता है, हम पहले भी इनको कई बार अच्छे से चर्चा कर चुके हैं, जहाँ पर आपको हेलियोस, वेल्ड, सूट्स, इनके अलग अलग फंक्शन हैं जो ये काम करते हुए आपको नज़र आएंगे। ओके, अब अगर हम बात करें, देखिए सोलर एक्टिविटी और सन स्पॉट्स के बारे में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सोलर एक्टिविटी को मेजर किया जाता है बाय द नंबर ऑफ सन स्पॉट्स ऑन द सन सरफेस, जो कि यहाँ पर 11 साल का एक साइकिल कंप्लीट करते हैं ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। इस पीरियड में ही जो सोलर एक्टिविटीज़ होती हैं ये सबसे ज़्यादा होती हैं। दैट मीन्स 100 ऑफ सन स्पॉट यहाँ पर ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, वाइल सोलर मिनिमम, जहाँ पर सन स्पॉट्स की संख्या लगभग 0 हो जाती है। और ये सन स्पॉट्स की संख्या इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही जो पॉइंट हैं जिन्हें आप सन स्पॉट्स बोलते हैं, यहाँ से जो मैग्नेटिक फ्लेयर्स हैं वो सबसे ज़्यादा तीव्रता से यहाँ से निकलती हैं और अर्थ की तरफ आती हैं। तो सोलर एक्टिविटी को मेजर करने के लिए सन के सरफेस को हमें इम्पॉर्टेंट है 11 साल का एक साइकिल। अब इन डिफरेंट सोलर एक्टिविटीज़ में जो इमिशन है ये चेंज हो जाता है। लॉन्ग वेव लेंथ यहाँ पर जो सन से डायरेक्टली आप तक आती हैं, ये भी शॉर्ट वेव के रूप में ये भी आपको चेंज होती हुई दिखाई देंगी। लगभग 80% जो सोलर रेडिएशन है, यूवी रेंजेस हैं, वो इसी समय आपको अर्थ की तरफ आती हुई नज़र आती हैं। जब हम यूवी रेस की बात करते हैं जिन्हें सन यहाँ पर एमिट करता है, अर्थ के द्वारा इन्हें एब्जॉर्ब किया जाता है पर एटमॉस्फेयर के स्फीयर के द्वारा, ये टेम्परेचर, हमारा क्लाइमेट, इस पूरी चीज़ों को इम्पैक्ट करते हुए नज़र आते हैं। ऐसे में यूवी रेडिएशंस को अंडरस्टैंड करना, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है अर्थ के अंदर, क्या विजिबिलिटी है, क्या इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। इसमें महत्वपूर्ण काम करने वाला है सूट। देखिए आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना, दिस इज़ दी सूट। सूट का काम क्या है, ये पेलोड काम करेगा सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप को समझने के लिए। सूट को यहाँ पर डेवलप किया गया है बाय द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स इन कोलैबोरेशन विद द इसरो।
सूट को यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है कि यूवी रेडिएशन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म क्या हैं, किस तरीके से ये हमारे लिए इम्पैक्ट कर सकता है, उस सभी को स्टडी करना। ये एक ऑनबोर्ड इंटेलिजेंस सिस्टम है जो डिटेक्ट करेगा सोलर फ्लेयर्स को, देखेगा कि किस तरीके से हमारा जो एटमॉस्फेयर है, मैग्नेटिज्म है, वो इम्पैक्ट होता है, और एक पूरा का पूरा 3D व्यू जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा। सो अगर हम यहाँ पर बात करें तो सोलर एक्स रेज, यूवी रेज किस तरीके से हम पर इम्पैक्ट करेगी उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोलर मास इजेक्शन जो कि एक सडन एरप्शन होता है सन के सरफेस में, जहां पर बहुत ज़्यादा चंक्स ऑफ कोरोना कंसिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ एनर्जेटिक प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड्स जो यहाँ पर इजेक्ट होते हैं इंटरप्लैनेटरी स्पेस में, उनको स्टडी करना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। ना द क्वेश्चंस का कि भाई ये VELC क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इट इज़ अ विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ। इसको यहाँ पर डेवलप किया गया है अगेन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इन कोलैबोरेशन विद द इसरो। ये ऑब्जर्व करेगा सन के कोरोना को और लगभग ये देखेगा कि सन का कोरोना क्या किस तरीके से एक्टिविटी करता है। हालांकि सन के कोरोना को ऑब्जर्व करने में कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने आ जाते हैं, क्योंकि जो टोटल सोलर एक्लिप्स हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस क्रिएट कर देते हैं। वी हैव टू सी कि क्या यहाँ पर चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, इस पूरे आर्टिकल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बारे में चर्चा की गई है विच इज सोलर रेडियस। हम समझते हैं कि आखिर ये सोलर रेडियस होता क्या है। सोलर रेडियस को डिनोट करने के लिए इसका यहाँ पर यूज़ किया जाता है। एक यूनिट है जो मेजर करती है एस्ट्रोनॉमी में, ये डिस्क्राइब करने के लिए कि साइज़ या जो डिस्टेंस है सन के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का, वो आपको किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। स्पेशली अगर हम बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है सन के रेडियस को। एक्चुअल वैल्यू सन के रेडियस की जो है वो फिक्स नहीं है नंबर में, बिकॉज सन इज़ नॉट परफेक्टली यूनिफॉर्म स्फीयर। आपको ज़रूर दूर से एकदम गोल गोल दिखाई देता है, बट ऐसा है नहीं। अगर हम एवरेज वैल्यू की बात करें जिसको एस्ट्रोनॉमर्स यहाँ पर यूज़ करते हैं, इट इज़ दी 693340 किलोमीटर। दैट मीन्स दैट वन सोलर रेडियस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन टू द इट्स आउटर एजेस। दैट मीन्स यहाँ पर जो VELC है विच इज़ दी वन ऑफ द पेलोड ऑफ द आदित्य L1, ठीक है, ये ऑब्जर्व करेगा इस पूरे सोलर कोरोना को एज क्लोज एज 1.05 टाइम्स, और एक जो एवरेज रेडियस है सन का उसको पता लगाएगा। साथ ही ये हमें एक 3D व्यू प्रोवाइड करेगा इस पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट में। ऑल राइट, आई होप आपको यहाँ पर ये पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की एक एनुअल एक्सरसाइज के बारे में। देखिए, इंडियन एयरफोर्स की वेस्टर्न कमांड ने यहाँ पर अपना एनुअल ट्रेनिंग जिसको त्रिशूल बोला जाता है उसको शुरू कर दिया है। त्रिशूल यहाँ पर शुरू होने वाला है। ये एक्सरसाइज बेसिकली जो है ये सारी एक्टिविटीज़ एयर असिस्टेंस, मल्टीपल डिप्लॉयमेंट को लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और LAC पर हमें क्या इमीडिएट इफेक्ट लेने की आवश्यकता होती है, उसके लिए एक प्रैक्टिस आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप सबसे पहले याद रखेंगे IAF की वेस्टर्न कमांड यहाँ पर एक एक्सरसाइज कर रही है। इट इज़ नॉट अ बायलैटरल एक्सरसाइज, बट ये इंडियन एयरफोर्स का खुद का एक्सरसाइज है, एक एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसे त्रिशूल बोला जाता है। ओके, त्रिशूल की बात करें तो ये 4 सितंबर से 14 सितंबर के बीच में लगभग चलने वाली है। इसका मुख्य काम है जो हमारा पार्टिसिपेशन है, अलग अलग फ्रंट लाइन्स असिस्टेंट्स है, फाइटर जेट्स का इंक्लूजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, हेलीक्राफ्ट, इन सभी को यहाँ पर एक ही जगह पर देखना। ओके, देखिए, सिंस मैंने वेस्टर्न कमांड की यहाँ पर बात करी थी तो आपको बता दूँ इस डायग्राम के माध्यम से आप एक चीज़ समझ लीजिए कि इंडियन एयरफोर्स के जो कमांड्स हैं वो अलग अलग ऑपरेशन और फंक्शन के हिसाब से अलग है। हर कमांड का अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ड्यूटी है। जब हम वेस्टर्न एयर कमांड की बात कर रहे हैं तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा न्यू दिल्ली में। हम इसी कमांड की यहाँ पर बात कर रहे थे, जो कि रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं एयर ऑपरेशन इन दी वेस्टर्न सेक्टर ऑफ इंडिया, स्पेशली विद द बॉर्डर ऑफ दी पाकिस्तान। वहीं आपको ईस्टर्न कमांड देखने के लिए मिल जाएगा। महत्वपूर्ण है ये कमांड, आपको पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है। ये आपको नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में शिलोंग मेघालय इसका हेडक्वार्टर है। रिस्पॉन्सिबल है ईस्टर्न सेक्टर में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट और जितने भी चाइना के साथ बॉर्डर क्षेत्र हैं
है उनको मेंटेन या उनको देखने के लिए। वही हम सेंट्रल एयर कमांड की बात करें CAC की, जिसका हेडक्वार्टर आपको प्रयागराज में देखने के लिए मिल जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रल और नदर्न रीजन के लिए। सदर्न कमांड की बात करें तो तिरुवनंतपुरम में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, इसका हेडक्वार्टर केरला में। रिस्पॉन्सिबल है जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है इंक्लूडिंग द एंटायर कोस्टल डिफेंस मैरीटाइम सर्विलेंस, उसके लिए सदर्न एयर कमांड रिस्पॉन्सिबल है। वहीं साउथ वेस्ट की अगर हम बात करें तो आपको गांधीनगर गुजरात में ये देखने के लिए मिल जाएगा। ये यहाँ पर साउथ वेस्ट रीजन इनफैक्ट गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर को मेंटेन करने का काम करता है। इसी के अलावा हमारे पास एक ट्रेनिंग कमांड हेडक्वार्टर है जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इट इज़ अ ट्रेनिंग कमांड, ये रिस्पॉन्सिबल है IAF पर्सनल्स को ट्रेनिंग देने के लिए, पायलट्स इंजीनियर्स को टेक्निकल नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग देने के लिए। पूरा काम आपको बेंगलुरु से ही देखने के लिए मिलेगा। एंड अनदर वन इज द मेंटेनेंस कमांड जो कि नागपुर महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। ये जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट के इक्विपमेंट होते हैं उनको मेंटेन करना, उनको रिपेयर करना, लॉजिस्टिक को सपोर्ट करना, साथ ही IAF फ्लीट को यहाँ पर ऑपरेशन या मिशन रेडी करने का जितना भी काम है ये आपको कहाँ पर देखने मिलेगा, नागपुर में देखने के लिए मिल जाएगा। ऑल राइट, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। CBDC कैन मेक पेमेंट क्रॉस बॉर्डर एफिशिएंट, बोला जा रहा है बाय द RBI गवर्नर शशिकांत दास। इन्होंने बोला है कि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है इंक्लूडिंग हाई कॉस्ट, स्लो प्रोसेसिंग, लिमिटेड एक्सेस एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पर हाईलाइट किया है। इन्होंने एम्फोसाइज किया है कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है जिसे आप CBDC बोलते हैं, ये बहुत सिग्निफिकेंटली क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को एफिशिएंट बना देगा। दैट मीन्स आपको जितनी भी समस्या हो रही थी वो यहाँ पर कम होती हुई नज़र आ जाएगी। ओके, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखिए G20 के पहले देखने के लिए मिल रही हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द क्वेश्चंस कम कि CBDC आखिर है क्या, सेंट्रल बैंक की ये जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, सर्विसेज के बारे में, आखिर वो है क्या। देखिए, CBDC की बात करें तो एक डिजिटल फॉर्म ऑफ कंट्रीज नेशनल करेंसी है जिसको रेगुलेट किया जाता है और इशू किया जाता है। दोनों शब्द याद रखेंगे, ना केवल इसे रेगुलेट कर रहा है बट इसको रेगुलेट और इशू दोनों करने का काम कर रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्रिप्टो करेंसी की तरह जैसे बिटकॉइन आप देख रहे हैं जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है और जिन्हें कहीं भी कोई एक सिंगल एंटिटी कंट्रोल नहीं करती, ऐसे में CBDC एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म है, एक मैनेजेबल फॉर्म है जिसकी एक सेंट्रल अथॉरिटी है, एक रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दैट मीन्स ये नेशन की खुद की एक मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट करेंसी है। अगर हम CBDC की बात करें तो ये केवल और केवल देखिए डिजिटल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी फिजिकल काउंटर पार्ट, पेपर मनी, कॉइन्स यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉनिक टोकन की तरह काम करेंगे जो कि डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए भी मदद करेगा। साथ में अगर हम बात करें तो CBDC एक गवर्नमेंट की तरह से पूरी तरीके से बैक किए जाते हैं। दैट मीन्स इनका अपना एक लीगल स्टेटस है। दैट मीन्स कोई भी इशू होने पर फ्यूचर में यहाँ पर आपको लीगली आपके लिए एक प्रोटेक्शन दिया गया है। ओके, जैसा आपके पास फिजिकल करेंसी के फॉर्म में होता है, वहीं सेंट्रलाइज्ड एक ऑथोरिटी यहाँ पर है। दैट मीन्स इसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी आपके पास देखने मिलेगी, क्योंकि एक सेंट्रल अथॉरिटी है, देश का बैंक, दैट मीन्स RBI इसको रन कर रहा है। दैट मीन्स इसके द्वारा जितने भी पेमेंट किए जाएंगे, ट्रांजैक्शन किए जाएंगे, वो सेंट्रल बैंक की निगरानी में होंगे। दैट इज़ वाई दे विल बी हाईली सिक्योर एंड ऑल्सो दी ट्रेसेबल। ऐसे में जो ब्लैक मार्केटिंग, मनी मैनिपुलेशन होगा उसको भी यहाँ पर रोका जा सकता है। ये साथ ही सेंट्रल बैंक का देखिए एक टूल है ताकि मॉनेटरी पॉलिसीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसके द्वारा इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट किया जा सकता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है और इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं उनको भी मेंटेन किया जा सकता है। साथ ही क्रॉस बॉर्डर जैसे ट्रांजैक्शन की तरफ CBDC यहाँ पर क्या करेगा, पूरी तरीके से निगरानी रखेगा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, करेंसी कन्वर्जन को ईजी बनाएगा और साथ ही जो टेररिज्म या दूसरी फंडिंग्स होती है उन्हें कंट्रोल करने का काम करेगा। सो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो मूव करते हैं हम अपने मेंस के क्वेश्चन की तरफ, और ये रहे 2 सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। आप इनके जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं जिसकी लिंक आपको
कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। आप डेफिनेटली इन आंसर्स को अपनी कॉपी में लिखिए, हम इनको चेक करेंगे। आप इनकी फ़ोटो क्लिक कर कर हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। वी विल चेक एंड वी विल assess these answers. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.